नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। चुनावी माहौल के बीच आज मध्य प्रदेश और राजस्थान में सोशल मीडिया पर वायरल हुए दो वीडियो कांग्रेस के लिए नई मुसीबत बन गए। एक वीडियो में कमलनाथ टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जाओ दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़ो, लेकिन ये नहीं कहना कि मैंने कहा है। राजस्थान से आई वीडियो में कांग्रेस का विधायक अपने सपोर्टर की पगड़ी को लात मारता हुआ दिखाई दे रहा है। इन वीडियोस को लेकर अब मध्य प्रदेश और राजस्थान में सियासत गर्म हो गई है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को सफाई देनी पड़ी, उन्होंने मामले को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन दिग्विजय सिंह ने भरी सभा में कमलनाथ को सधे हुए अंदाज में आईना दिखा दिया। आज मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कमलनाथ ने कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उससे पहले वो वीडियो सर्कुलेट हो चुका था जिसमें कमलनाथ वीरेंद्र रघुवंशी के सपोर्टर से दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे थे। दिग्विजय इस पर नाराजगी जाहिर कर चुके थे, वीरेंद्र रघुवंशी भी बयान दे चुके थे, हर तरफ इसकी चर्चा हो रही थी। इसलिए कमलनाथ को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने से पहले इस मामले में सफाई देनी पड़ी। लेकिन जब कमलनाथ बोल रहे थे तो मंच पर दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। दिग्विजय ने उन्हें टोक दिया, कह दिया बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए टिकट कौन दे रहा है, गलती कौन कर रहा है और कपड़े किसके फाड़े जाने चाहिए। लेकिन कमलनाथ भी पूरे रंग में थे। उन्होंने दिग्विजय सिंह को अपने 40 साल पुराने रिश्ते गिनाए, यारी दोस्ती की बात की, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। दिग्विजय सिंह ने हंसते हंसते ही जवाब दिया, लेकिन जवाब करारा था। लेकिन कमलनाथ भी कम नहीं है। उन्होंने कहा मैंने आपको पावर अटॉर्नी दी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए। इसीलिए कमलनाथ और दिग्विजय की इस तकरार की गूंज आज पूरे मध्य प्रदेश में सुनाई दी। असली प्रॉब्लम यह है कि कांग्रेस में टिकटों के ऐलान के बाद कई जगह बगावत हो रही है, कई जगह नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि आज मंच पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में दर्जनों कैमरों के सामने कमलनाथ और दिग्विजय ने हल्के फुल्के अंदाज में ही सही, लेकिन एक दूसरे के लिए तीखे कटाक्ष किस अंदाज में किए। वचन पत्र कॉन्फ्रेंस के पहले जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। कमलनाथ के रुख के बाद भी दिग्विजय सिंह की नाराजगी कम नहीं हुई। दिग्विजय ने स्टेज पर कमलनाथ के साथ मंच पर हुई इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, साथ में एक शेर लिखा। दिग्विजय ने लिखा, बेतकल्लुफ वो औरों से हैं, नाज उठाने को हम रह गए। दिग्विजय की नाराजगी की वजह वाजिब है। असल में हुआ यह कि कुछ दिन पहले कोलारस से बीजेपी के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वीरेंद्र रघुवंशी इस बार
कोरस के बजाय शिवपुरी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्हें शिवपुरी से कांग्रेस के टिकट का वादा किया गया था, लेकिन जब संडे को कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई तो शिवपुरी से पुराने कांग्रेसी केपी सिंह को टिकट मिल गया। जाहिर है वीरेंद्र सिंह काफी नाराज हो गए। उनके सपोर्टर्स कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। जब कमलनाथ कल भोपाल पहुंचे तो वीरेंद्र सिंह रघुवंशी के समर्थकों ने कमलनाथ के घर के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। कमलनाथ बाहर आए और कार्यकर्ताओं से कह दिया कि वीरेंद्र रघुवंशी की जगह केपी सिंह को टिकट देने का फैसला तो दिग्विजय सिंह ने किया है, इसलिए उनका विरोध क्यों कर रहे हो? प्रदर्शन करना है तो दिग्विजय के खिलाफ करो, जाओ दिग्विजय और उनके बेटे जयवर्धन के कपड़े फाड़ो। अरे भाई सुन लो, मेरी इच्छा जी और अभी भी इच्छा है जी, तो आप आए किस लिए हैं? जितना आप चाहते हैं, अरे भाई सुन लो, उससे ज्यादा तो मैं चाहता हूँ। ये बात मैंने दिग्विजय सिंह और जयवर्धन क्यों फोन बंद पर छोड़ दी, वीडियो मत बनाओ, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग केपी सिंह ने कुछ कहा, उसने कहा मेरी दिग्विजय सिंह से बात होगी, दिग्विजय सिंह ने कहा मेरी केपी सिंह से बात होगी। बाद में कहते हैं अरे हम तो ये ऐसा समझे नहीं थे। मैंने कहा तो तुम लोग समझ लो कल शाम को। हाँ, तो मैंने अब उनको दिल्ली बुलाया है, केपी सिंह को और दिग्विजय सिंह को। मुझे तो केपी सिंह जाए शिवपुरी क्यों जाए, मुझे तो ये बात ही नहीं समझ आई। मुझे खुद नहीं समझ आई और मुझे खुद मैं शर्मिंदा हुआ वीरेंद्र के सामने। और जयवर्धन के कपड़े फाड़े। कमलनाथ तो कार्यकर्ताओं को दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने की सलाह देकर चले गए, लेकिन उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि मामला बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने वीरेंद्र रघुवंशी के सपोर्टर से जो कहा उसे उनके सपोर्टर्स ने चुपके से फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। आजकल तो सबके हाथ में स्मार्टफोन होते हैं। कमलनाथ के जाने के कुछ ही देर बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया गया। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने इसी वीडियो को ट्विटर पर रीट्वीट करके नाराजगी जाहिर की, तो बीजेपी के नेताओं को मौका मिला, उन्होंने इसे मुद्दा बना दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा यह कांग्रेस का असली चेहरा है, यही कांग्रेस के संस्कार हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ने के लिए लोगों को उकसाता है। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कांग्रेस के टिकट कहां तय हो रहे हैं? अभी यह भी कहा गया कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुल नाथ घोषित करेंगे और नकुल नाथ के घोषित करने के बाद फिर दिल्ली से घोषित होंगे, और 2 टिकट उन्हें घोषित भी कर दिए। क्या सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, नकुल नाथ की कांग्रेस अलग है? कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस कौन की है और कांग्रेस क्या है, ये अब जनता जानना चाहती है। अब जो लोग मध्य प्रदेश की राजनीति को जानते समझते हैं उन्हें पता है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अदावत पुरानी है, लेकिन चुनाव के मौके पर दोनों अब तक साथ साथ दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस वीडियो से लगा कि ये एकता सिर्फ दिखावटी है, अंदर से अभी भी तकरार है। लेकिन कमलनाथ के लिए बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है, इसलिए कमलनाथ ने इस मामले को एक बार फिर हल्के में निपटाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दिग्विजय के कपड़े फाड़ने की बात तो उन्होंने अपनेपन के नाते कही थी, आज भी वो यही कहेंगे। अगर कोई नाराजगी है तो दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा कहता रहूंगा कि दिग्विजय सिंह और मेरा जो संबंध है बहुत पुराना संबंध, एक प्यार का संबंध है। तो जो मैं मजाक में कहता हूँ, प्यार में कहता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं तो आपको भी कहता हूँ, अगर वो आपकी बात ना सुने उनके कपड़े फाड़िए। कमलनाथ कुछ भी कहें, लेकिन वो भी जानते हैं उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद नाराजगी तो है। और ये बात आज भोपाल में दिखाई भी थी, जब कांग्रेस दफ्तर में मैनिफेस्टो जारी करने के लिए बड़े बड़े नेता जुट रहे थे। उस वक्त
कांग्रेस के दफ्तर के बाहर टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। दतिया, चतारा और बुधनी सीटों पर कांग्रेस के घोषित उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है और इसमें 2-3 बातें जानने लायक हैं, जैसे कि टिकटों के बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सेल के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पिछड़ों के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस के एक और नेता यादवेंद्र सिंह नागौदा से टिकट न मिलने से नाराज थे। उन्होंने लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस छोड़कर बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। बुधनी को लेकर भी विरोध है, जहां शिवराज सिंह चौहान के सामने रामायण में हनुमान का रोल करने वाले विक्रम बस्ताल को कांग्रेस ने उतारा है। उन्हें कांग्रेस के लोकल लीडर पैराशूट कैंडिडेट बता रहे हैं। उज्जैन में माया त्रिवेदी का विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में वो लाखों वोटों से हारी थी। विधानसभा चुनाव 30,000 वोट से हारी, फिर भी उन्हें टिकट दे दिया गया। बीजेपी कांग्रेस में मचे घमासान को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के आपसी झगड़े का नतीजा बता रही है। विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस में 2 जगहों पर टिकटों की बोली लगाई जा रही है। पहले दिग्विजय बोली लगाते थे तो कमलनाथ सहन कर लेते थे, लेकिन अब जयवर्धन उनकी जगह बोली लगा रहे हैं तो कमलनाथ उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी है और बोली लगती है कांग्रेस में। अब मुद्दा ये हो गया कि बोली लगने के 2 स्थान हो गए, एक दिग्विजय सिंह जी का, एक कमलनाथ जी का। और कमलनाथ जी का ये वीडियो इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। पर मामला ये भी सही है कि दिग्विजय सिंह जी ने बोली लगाने का दायित्व भी अब अपनी अगली पीढ़ी को दे दिया। ये और ज़्यादा गंभीर मामला है। अभी तक दिग्विजय सिंह जी लगा रहे थे बोली, ये तो कमलनाथ जी सहन कर पा रहे थे, पर अब कांग्रेस के वो नेता जो कि सालों से कांग्रेस की सेवा करते आए, वो इस बात को कैसे स्वीकार करेंगे कि जयवर्धन जी भी अब बोली लगाने लगे। कांग्रेस की हालत बहुत खराब है और ये स्थापित हो गया, बड़ी बातें करने वाले, गलवहिया करने वाले लोगों की कलई खुल गई। चुनाव से पहले टिकट न मिलने से नेता नाराज होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं। ये हर पार्टी में होता है और चुनाव में होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नाराज लोगों को समझाने के लिए नेता टिकट कटने की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन पार्टी का बड़ा नेता अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से दूसरे बड़े नेता के कपड़े फाड़ने को कहे और उसका वीडियो बन जाए, सर्कुलेट हो जाए, ये पहली बार मैं देख रहा हूं। ये कमलनाथ के लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग तो है। और उससे भी बड़ी बात है कि चुनाव से पहले इस तरह के वीडियो से कांग्रेस के वर्कर्स के मोरल पर असर पड़ सकता है। ये बात कमलनाथ अच्छी तरह समझते हैं और दिग्विजय सिंह भी। इसलिए अब दोनों मिलकर सार्वजनिक तौर पर इस मसले को हल्के में टालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को मौका मिला है, वो इसे जोर शोर से फैलाएगी। हर मंच से इसी वीडियो की बात की जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश यह रहेगी कि वो उस मामले पर मिट्टी डालकर अपनी गारंटीज पर फोकस करें। आज कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए जो वचन पत्र जारी किया, उसमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं। मध्य प्रदेश की जनता से कांग्रेस ने 10-12 नहीं 1290 वादे किए हैं और नारा दिया है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। मध्य प्रदेश के लोगों को 25 लाख का हेल्थ कवर, बेरोजगारों को 1500 से 3000 तक हर महीने का भत्ता, बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए, बिटिया रानी योजना के तहत 2,51,000 रुपए, स्कूली बच्चों को 500 से 1,500 रुपए, 1,200 रुपए प्रति महीने की सामाजिक सुरक्षा की पेंशन। इस तरह के न जाने कितने वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने दावा किया, अगर उसकी सरकार बनी तो किसानों से धान 2,500 रुपए क्विंटल और गेहूं 2,600 रुपए प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदा जाएगा। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी सरकार 2 रुपए किलो गोबर खरीदेगी। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया, अगर उसकी सरकार बनी तो मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम भी बनाई जाएगी। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस से जनता के राय लेकर जनता की इच्छा के हिसाब से वचन पत्र तैयार किया है और इसे हर हाल में पूरा करेंगे। लेकिन शिवराज ने कहा कि कांग्रेस का वचन पर झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस ने यही वादे पिछले चुनाव में भी किए थे, जनता ने भरोसा किया,
लेकिन 1.5 साल में कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए जनता अब कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं करेगी। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं। जैसे लाडली बहना योजना हमारे दृष्टिपत्र में नहीं थी, लेकिन हमने लागू की। शिवराज को जवाब दिया दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने कहा कि शिवराज और कमलनाथ में फर्क है। शिवराज सिर्फ वादे करते हैं, लेकिन कमलनाथ जो कहते हैं उसे पूरा करके भी दिखाते हैं। कमलनाथ जी में और शिवराज जी में जो फर्क है वो एक ही है। वो केवल हवा में सपने दिखाते हैं और ये जमीन पर जो वादा करते हैं वो करके दिखाते हैं। दोनों में फर्क है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान में जो अधिकार लोगों को दिए हुए हैं वो अधिकार पूरे तरीके से कायम रखे जाएंगे। इस बार कांग्रेस ने किसान, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं, हर किसी को कुछ न कुछ देने का वादा कर दिया है। अगर सिर्फ बच्चों को मिलने वाले वजीफे की बात करें तो अकेले इस वादे को पूरा करने के लिए हर साल करीब 7,500 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। सारे वादे पूरा करने के लिए लाखों करोड़ की जरूरत होगी। इतना तो मध्य प्रदेश का बजट भी नहीं है, फिर वादे कैसे पूरे होंगे? लेकिन आजकल तो फैशन है, चुनाव के दौरान मुफ्त का माल बांटने के बड़े बड़े लुभावने वादे सब करते हैं। इसके लिए पैसा कहां से आएगा ये कोई नहीं बता पाता। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 20 साल सत्ता से दूर रही है, इसलिए वापसी के लिए जो करना पड़े वो सब कर रही है, जो कहना पड़े वो सब कह रही है। मध्य प्रदेश के वचन पत्र में कांग्रेस ने कुछ ऐसी स्कीम भी डाली हैं जो राजस्थान में अशोक गहलोत ने लागू की हैं, इसलिए गहलोत भी खुश हैं। उन्होंने कहा राजस्थान सरकार की स्कीम्स को दूसरे राज्य कॉपी कर रहे हैं, पूरे देश में उनकी नीतियों की चर्चा हो रही है, इसलिए बीजेपी परेशान हो गई है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने राजस्थान में उनकी सरकार को गिराने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि जनता उनके साथ थी। इसीलिए अब जनता बीजेपी से बदला लेने के लिए तैयार बैठी है। कांग्रेस सरकार ने अच्छी स्कीमें हैं, अच्छी स्कीमें सरकार की है। मुख्यमंत्री से हमें कोई शिकायत नहीं है। बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं हमारे कामों को, हमारी गवर्नमेंट को। हमारी स्कीमों की तारीफ तो राहुल गांधी जी भी करते हैं, खड़गे साहब भी करते हैं। जो देशव्यापी नेता हैं, पूरे देश में घूमते हैं, उनको मालूम है ऐसी स्कीमें संभवतः हिंदुस्तान में कहीं नहीं आई। ये मेरा नहीं, राजस्थान वासियों गौरव है। उनकी सरकार वो फैसले किए हैं, आज राजस्थान चर्चा में आ गया देश के अंदर। पहले नहीं था। इस प्रकार से राजनीतिक तौर से चर्चा इसलिए आ गया, सरकार गिरा नहीं पाए अमित शाह जी और मोदी जी। उसके बाद में राजस्थान का ऑरा जो है देश के अंदर वो बहुत अलग ढंग का बन चुका देश के अंदर, क्योंकि सब सरकारें गिर गई। मध्य प्रदेश गिर गया, महाराष्ट्र गिर गया, कर्नाटक गिर गया और यहाँ नहीं गिर पाई। उसका श्रेय कल कांग्रेस अध्यक्ष जी ने किसको दिया? यहाँ की जनता को दिया है। अगर जनता हमारे खिलाफ होती, अगर जनता का रुख हमारे साथ नहीं होता, उस वक्त में आधे एमएलए निकल जाते। एमएलए भी जनप्रतिनिधि है, वो जनता का मूड देखता है। नंबर 2, अगर मैं लोभ लालच होता, 10-10 करोड़ रुपये मिल रहे थे, 10 करोड़ रुपये कौन छोड़ना चाहेगा? 3-4 लोगों की जरूरत थी उनको, टच एंड गो मामला था। उस वक्त में सरकार ने बचाई है। और मैं खुद चर्चा में हूँ देश के अंदर, मेरी सरकार चर्चा में है, कांग्रेस चर्चा में, राजस्थान कांग्रेस इसीलिए चर्चा में है। और किससे रहता है? यहाँ की जनता को, आम जनता को। ये जनता बदला लेके रहेगी बीजेपी से, जिन्होंने सरकार गिराने का प्रयास किए।
गहलोत ने यह बात उस वक्त कही जब वो जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। एयरपोर्ट पर गहलोत ने लंबी बात की, यह भी कहा जो लोग उन पर करप्शन का आरोप लगा रहे थे उन्हें सोचना चाहिए कि इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन जनता ऐसे आरोपों पर यकीन नहीं करती क्योंकि जनता उनके साथ है। गहलोत ने सचिन पायलट को भी इशारों इशारों में मैसेज दे दिया। ये सारी बातें गहलोत ने इसलिए कही क्योंकि दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होनी है। गहलोत इसी मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। आज स्क्रीनिंग कमेटी में जो नाम तय होंगे उन पर कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी चर्चा करेगी। उसके बाद राजस्थान में कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आएगी। स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग शुरू होने से पहले गहलोत ने कहा कि टिकटों के बंटवारे में कोई सोर्स या सिफारिश नहीं चलेगी। टिकट उसी को मिलेगा जो कैंडिडेट जीतने वाला होगा। उम्मीद करते हैं कल सीसी होगी, हो सकता है उसके अंदर काफ़ी नाम क्लियर हो जाए और उसके बाद में फिर डिक्लेयर होंगे। तो ये हाईकमांड तय करता है कि डिक्लेयर हमें कब करना है। ये भी एक व्यवस्था का पार्ट होता है, प्रबंधन का पार्ट है। तो वो देखते हैं कि कब लिस्ट आती है। और आज स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है, कल सुबह सीईसी की मीटिंग है, प्रोसेस शुरू हो चुका है। देखिए ओपन माइंड है, विजिबिलिटी देखी जाएगी, उनके आधार पर ही सारे फैसले हो रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की एक लिस्ट आ चुकी है, कांग्रेस ने अभी तक एक भी सूची जारी नहीं की है, इसलिए बीजेपी अब इसी बात को पकड़कर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। आज बीजेपी के एमपी और असेंबली इलेक्शन में जयपुर की झोटवाड़ा सीट से उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, कांग्रेस में टिकटों को लेकर खींचतान इसलिए मची है क्योंकि सरकार में जिन्होंने करप्शन किया, अगर उनका टिकट काटा गया तो वो कांग्रेस के लिए ही मुसीबत खड़ी कर देंगे। हमने तो अपनी टीम उतार दी, पहली लिस्ट आ गई, इतने दिन हो गए हम तो इंतजार में। कांग्रेस पार्टी अपने नाम ही घोषित नहीं कर पा रही और उसका मैं आपको बताता हूं कि मुख्य कारण यह है कि इन्होंने इतने घोटाले करे हैं, इनके विधायकों ने इतनी लूट मचाई है कि इनके नाम आते ही जनता इनको वहीं ठिकाने लगा देगी। और अगर टिकट काटते हैं तो इन्होंने जो लूट मचाई है जिस पैसे से, उस पैसे से ये कांग्रेस की वाट लगा देंगे। खींचतान अब चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो पर्दे के पीछे घमासान चल रहा है वही कारण है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है राजस्थान की जनता के सामने जाने का। कांग्रेस पहली लिस्ट जारी करने के लिए जद्दोजहद कर रही है, इस वक्त मीटिंग चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने उम्मीदवारों की सेकंड लिस्ट फाइनल करने में लगी है। इसके लिए आज दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग हुई। पार्टियों के नेता उम्मीदवार तय करने में लगे हैं। दूसरी तरफ नेता टिकटों का बंटवारा फाइनल होने से पहले अपना अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। आज मेवाड़ और मारवाड़ के दो बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। विश्वराज सिंह मेवाड़ महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जबकि भवानी सिंह कालवी मारवाड़ के बड़े नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के पोते हैं। करनी सेना के फाउंडर लुकेंद्र सिंह कालवी के बेटे हैं। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह और सांसद दिया कुमारी की मौजूदगी में ये दोनों नेता बीजेपी में शामिल हुए। इसके बाद दोनों लीडर्स बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी राजपूत समुदाय से आते हैं। सीपी जोशी ने कहा, दोनों ही लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन की है। मेवाड़ में बीजेपी खुद को मजबूत कर रही है, लेकिन मेवाड़ से आज कांग्रेस के लिए बुरी खबर आई। चित्तौड़गढ़ की बेगू असेंबली सीट से कांग्रेस के एमएलए राजेंद्र विधूड़ी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक बुजुर्ग व्यक्ति को पगड़ी पर लात मार रहे हैं, उनकी पगड़ी उछालते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वो जिस बुजुर्ग व्यक्ति की पगड़ी पर लात मार रहे हैं, कांग्रेस के एमएलए का काम है। वो अपने बेटे की नौकरी की गुहार लगाने के लिए विधायक के पास गया था। उसने पगड़ी उतारकर राजेंद्र विधूड़ी के पैरों पर रख दी,
लेकिन एमएलए साहब इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पगड़ी को जोर से लात मारी। पगड़ी उछलकर दूर गिरी और विधायक महोदय वहां से बाहर निकल गए। उनकी हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। लेकिन आज इसका वीडियो सामने आया। कांग्रेस विधायक ने जिस बुजुर्ग की पगड़ी उछाली थी, उसने आज कहा कि पगड़ी सिर्फ उसकी नहीं, हर मेवाड़ी की शान है। विधायक ने मेवाड़ी की पगड़ी उछाली है, इसलिए ऐसे नेताओं को पूरे समाज को मिलकर सबक सिखाना चाहिए। मैं विधुड़ी साहब के पास गया था इंसाफ के लिए, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। मैंने अपने बेटे के काम धंधे के लिए विधुड़ी साहब से कहा तो उन्होंने पगड़ी पर लात मार दी और गालियां दी। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे लगा कि नौकरी लग जाएगी। मैं अब इंसाफ चाहता हूँ बस। उन्होंने मेरी पगड़ी पर लात मारकर सबकी बेइज्जती की है, पूरे समाज की बेइज्जती की है, सिर्फ मेरी बेइज्जती नहीं की। हालांकि राजेंद्र विधुड़ी का कहना है कि यह वीडियो 2 साल पुराना है। उन्होंने बुजुर्ग का अपमान नहीं किया। राजेंद्र विधुड़ी ने कहा यह व्यक्ति बेटे की शादी को लेकर विवाद का मामला लेकर उसके पास आया था। मैंने पुलिस के पास जाने को कहा, बस इतनी सी बात थी। राजेंद्र विधुड़ी ने कहा कि अब उसी पुराने वीडियो को काट छाट कर मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये जो 2021 का वीडियो डाला, ये सब एडिक्टेड है, फेक है। ऐसा ना मैंने किसी को साथ दुर्व्यवहार किया है, ना किसी को अपमानित किया है। ये सब एडिक्टेड करके डाला है। ये व्यक्ति मुझसे मिलने आया था तो मुझे कहने लगा कि अचानक इसने अपनी पगड़ी ज़मीन पर रख दी। मैं आगे बढ़ रहा था, मैंने कहा पगड़ी उठाओ और बांध के फिर मुझसे बात करना। तो बांध के बाहर मुझसे जब गेट के बाहर बात की तो इसने मुझे कहा कि मेरा बेटा किसी की बेटी को नाता ले आया, नाते के मैंने 7 लाख रुपए दिए, वो लड़की भी वापस चली गई। मैंने कहा बात विवाद नाता प्रथा कानूनी अपराध है, आप पुलिस में जाओ, मैं जो भी चीज़ें हैं सामाजिक स्तर पर ठीक रखूँ। तो इसने कहा कि नहीं, मैं पुलिस में आप फ़ोन कर दो। मैंने कहा मैं पुलिस में फ़ोन नहीं करता किसी के खिलाफ भी। उसके बाद ये सब एडिटेड करके 2 साल पुराना वीडियो को मेरी छवि खराब करने के डाल रहे हैं, क्योंकि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। मैं इस वीडियो के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा। मैंने इस वीडियो की जांच करवाई। राजेंद्र विधुड़ी की बात बिल्कुल सही है कि यह वीडियो 2 साल पुराना है। यह घटना एक होटल की है जहां राजेंद्र विधुड़ी मौजूद थे। लेकिन राजेंद्र विधुड़ी ये झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने बुजुर्ग का अपमान नहीं किया। वो ये झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने उसकी पगड़ी को लात नहीं मारी, क्योंकि ये तो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। राजेंद्र विधुड़ी खुद गुजर हैं। जिस बुजुर्ग की पगड़ी को उन्होंने लात मारी थी वो भी गुजर था, उनके क्षेत्र का था। इसीलिए मदद की आस में अपने विधायक के पास गया था। कांग्रेस के विधायक ने उसके साथ क्या सलूक किया, ये वीडियो में साफ जाहिर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वीडियो कब का है। चुनाव के वक्त ये वीडियो राजेंद्र विधुड़ी के साथ साथ पूरी कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। कांग्रेस को परेशान करने वाली खबर जयपुर से भी आई। जयपुर के जिस गणपति प्लाजा में प्राइवेट लॉकर्स में किरोड़ी लाल मीणा ने 500 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी और 50 किलो सोना होने का आरोप लगाया था, आज उन लॉकर्स को ईडी की टीम ने खोला तो करोड़ों रुपए का कैश और करीब 2 किलो सोना मिला। अभी कैश की गिनती जारी है। सिर्फ इतना पता लगा कि एक लॉकर से 1 किलो से ज्यादा सोना मिला है, दूसरे लॉकर से 1 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, तीसरे लॉकर से 30 लाख रुपए और चौथे लॉकर से 50 लाख रुपए कैश मिले। प्राइवेट लॉकर से जैसे ही कैश मिलना शुरू हुआ तो किरोड़ी लाल मीणा जोश में आ गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के घोटालों के अब और क्या सबूत चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, राजस्थान में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में बड़ा घोटाला हुआ है। डीओआईटी के अधिकारी सीपी सिंह ने इन लॉकर्स में अकूत दौलत रखी है, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। सीपी सिंह ने इसी गणपति प्लाजा लॉकर्स में बेनामी नामों से लॉकर 3 लॉकर लेकर अपना सारा धन, सारा नकदी और जेवर वहीं रख दिए। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उन बेनामी लॉकर्स का पता करें, इसकी जांच गहराई से कराई जाए और
जो DOIT में 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसकी आंच बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े नेताओं तक जानी है, उसका जांच कराए जाना नितांत आवश्यक है। किरोड़ीलाल मीणा ने तो 500 करोड़ होने का दावा किया था। 500 करोड़ तो नहीं मिले, लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा कैश जरूर मिला। हो सकता है दूसरे लॉकर से और कैश भी मिले, लेकिन ये ब्लैक मनी या करप्शन का पैसा है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। और जब तक जांच होगी तब तक चुनाव निपट जाएगा। इस दौरान किरोड़ीलाल मीणा कैश मिलने का वीडियो दिखाकर अशोक गहलोत की सरकार पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगाते रहेंगे और गहलोत के लिए जवाब देना मुश्किल होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन राहुल गांधी 2 दिन से मिजोरम में हैं। वहां कैंपेन कर रहे हैं। मिजोरम में राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस इस बार मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना समेत 5 राज्यों में जीतेगी। राहुल से पूछा गया कि कांग्रेस परिवारवाद से कब मुक्त होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हर जगह परिवारवाद मुद्दा उठाकर कांग्रेस पर हमला करते हैं। इस सवाल पर राहुल भड़क गए। उन्होंने सवाल पूछने वाले रिपोर्टर से ही पूछ लिया, बीजेपी में जिन नेताओं के बेटे राजनीति में हैं, क्या वो परिवारवाद है या नहीं। What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynastic politics. Last I heard, Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing, and you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasties. राहुल गांधी वंशवाद पर जो सवाल रिपोर्टर से पूछ रहे थे, उसका जवाब शशि थरूर ने दिया। तिरुवनंतपुरम में कुछ प्रोफेशनल्स के साथ इंटरैक्शन में शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस फैमिली रन पार्टी है, इसलिए प्रधानमंत्री पद के लिए कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी उम्मीदवार हो सकते हैं। असल में थरूर से पूछा गया था कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, तो थरूर ने कहा अगर कांग्रेस की तरफ से किसी को नेता को प्रधानमंत्री बनाने की बात होगी तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं या फिर राहुल गांधी का नाम हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस फैमिली रन पार्टी है। I think that once the result comes out, then because it's a coalition and not one party, the leaders of those parties will have to get together and pick someone. But my guess is from the Congress party, it's bound to be either Mr. Kharge, who would then be the first Dalit Prime Minister of India, or Rahul Gandhi, since in very many ways it's a family-run party. But at the same time, the merit of a parliamentary system is that the Prime Ministers are first among equals. And the other ministers also have great responsibility for their work. And whatever responsibilities may be assigned to me, I'm confident I can do full justice to. That's the way our system works. जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, शशि थरूर ने ट्विटर पर सफाई दी, कहा कि वो कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मैं हैरान हूं कि शशि थरूर को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी, क्योंकि शशि थरूर ने कोई सीक्रेट आउट नहीं किया, ना ही उन्होंने कोई ऐसा राज खोला जिसको लेकर पार्टी को कोई एम्बैरेसमेंट हो। ये बात तो सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को कौन सा परिवार चलाता है, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी शायद ये नहीं जानते कि वंशवाद होता क्या है। वो ये भी नहीं जानते कि लोग इस बात का बुरा नहीं मानते कि किसी लीडर का बेटा चुनाव लड़के एमपी या एमएलए बन जाए, चुनाव में टिकट पा जाए। लोग सवाल तब उठाते हैं जब एक परिवार एक पार्टी को चलाता है। पद पर हो या ना हो, एक परिवार के लोग पार्टी पर पूरा कंट्रोल रखते हैं, वो वंशवाद होता है। या फिर जब एक ही परिवार के लोग पार्टी में या सरकार में मिलने वाले सारे पदों पर कब्जा कर लें, तो वो परिवारवाद होता है। जैसे बिहार में लालू का परिवार, यूपी में अखिलेश का परिवार, तेलंगाना में केसीआर का परिवार और दिल्ली में गांधी परिवार।
अब बात करते हैं हमास के खिलाफ इजराइल के अटैक की। जंग के 11वें दिन आज इजराइल को हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। इजरायली एयरफोर्स के अटैक में हमास का एक बड़ा आतंकी ऐमान नोफाल मारा गया। नोफाल हमास की सेंट्रल ब्रिगेड का मुखिया था। वो हमास के मिलिट्री इंटेलिजेंस का चीफ रह चुका था। ऐमान नोफाल ने इससे पहले इजराइल में हुए कई हमलों की साजिश की थी। 12 साल पहले अक्टूबर 2011 में नोफाल की अगुवाई में हमास के आतंकियों ने एक इजरायली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट गिलाड शालिद को किडनैप कर लिया था। गिलाड शालिद करीब 5 साल तक हमास आतंकियों के कब्जे में रहा और उनकी रिहाई के बदले इजराइल को हमास के 1027 आतंकवादियों को रिहा करना पड़ा था। आज इजराइल को हमास के टॉप कमांडर को मारने में कामयाबी मिली, लेकिन हमास के हमले जारी हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब लेबनान के टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल्लाह ने भी नॉर्थ इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान भी खुलकर हमास के सपोर्ट में खड़ा है। आज ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खोमेनी ने हमास के खिलाफ जंग को मजहबी रंग भी दे दिया। खोमेनी ने कहा, अगर इजराइल ने गाजा पर हमले नहीं रोके तो ये जंग मजहब युद्ध में तब्दील हो जाएगी। फिर दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमानों को रोक नहीं पाएगी। मुसलमानों बीताब मिशन, निरूहाई मुकावमत बीताब। गाजा पर हो रही बमों की बारिश तुरंत रुकनी चाहिए। इस हमले से मुस्लिम देश बहुत गुस्से में है। अगर ये युद्ध अपराध जारी रहता है तो दुनिया भर के मुसलमान और दूसरे मुस्लिम संगठन अब सब्र खो बैठेंगे। फिर इसके बाद उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। पश्चिमी देशों को ये बात समझनी चाहिए। पश्चिमी देश सोच रहे हैं कि ये संगठन या दूसरे संगठन इजराइल के खिलाफ एक्शन बंद कर दें, लेकिन अगर इजराइल नहीं रुकेगा तो फिर ये इस्लामिक संगठन भी नहीं रुकेंगे। कुछ देशों ने ईरान से बातचीत के दौरान कहा कि हमास ने बेकसूर इजरायलियों को क्यों मारा। पहली बात तो ये कि सेटलमेंट एरिया में रहने वाले लोगों के पास हथियार होते हैं, वो बेकसूर नहीं है। और मान लिया कि हमास ने बेकसूर लोगों को मारा तो फिर इजराइल ने भी 100 गुना ज्यादा फिलिस्तीनियों को मारा है। इस बीच ईरान की तरफ से इजराइल को धमकी दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर ग्राउंड अटैक किया तो इस युद्ध के कई और फ्रंट खुल जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने यहां तक कहा कि अगले कुछ ही घंटों में इजराइल को इसके सबूत भी मिल जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान आया और उसे कुछ ही घंटों के बाद इजराइल पर टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल्लाह ने रॉकेट फायर डालने शुरू कर दिए। इजराइल को इसी की आशंका थी, इसलिए उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम पहले से भी ज्यादा मजबूत कर लिया है। ईरान के इस रुख के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को वार्निंग दी कि वो इजराइल और हमास की इस जंग में कूदने की गलती ना करे। आज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच भी इस मसले पर चर्चा हुई। इस वक्त अमेरिका पूरी ताकत के साथ और खुलकर इजराइल का साथ दे रहा है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन कल तेल अवीव जाने वाले हैं। बाइडेन ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी। इजराइल के बाद जो बाइडेन जॉर्डन भी जाएंगे और वहां जाकर वो गाजा पट्टी में पैदा हुए ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर चर्चा करेंगे। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि गाजा पट्टी के आम नागरिकों को परेशानी हो, लेकिन अरब मुल्कों को भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा कि हमास फिलिस्तीन नागरिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अपने इजराइल दौरे में प्रेसिडेंट बाइडेन हमास के कब्जे में मौजूद इजरायली और विदेशी नागरिकों की रिहाई के बारे में भी बात करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बार फिर इजराइल को लेकर अमेरिका का समर्थन दोहराएंगे। जिस दिन से हमास ने 1400 नागरिकों को मारा है, तब से अमेरिका कह रहा है कि वो बिना शर्त इजराइल के साथ खड़ा है। इस हमले में अब तक 30 अमेरिकी भी मारे जा चुके हैं। इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। इजराइल को यह अधिकार है कि वो हमास और दूसरे आतंकवादी संगठनों को खत्म करे, जिससे भविष्य में इजराइल पर हमला ना हो। अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर को भी ये चेतावनी देंगे कि वो इजराइल हमास की जंग का फायदा उठाने की कोशिश न करे। इसीलिए अमेरिका ने यहाँ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर
और सैनिक साजो सामान भेजा है। इसके साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि हमास ने जिन बच्चों, महिलाओं और होलोकास्ट सर्वाइवर को बंधक बना लिया है, उनकी रिहाई करवाई जा सके। अमेरिका इजराइल की फौजी मदद भी कर रहा है। हथियारों के अलावा अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल की मदद के लिए भेज दिए हैं। आइजनहावर और गेराल्ड फोर्ड नाम के ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आधुनिक हथियारों से लैस हैं। ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल मेडिटेरेनियन सी में स्टेशन है। अमेरिका ने रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान भी इजराइल की मदद के लिए भेजे हैं। इस फोर्स में 2000 मरीन सोल्जर और सेलर शामिल हैं। अमेरिका फिलहाल इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होना चाहता। उसका मकसद है किसी भी तरह से ईरान और उसके करीबी लेबनान के हिजबुल्लाह आतंकी गुट को इस पूरी जंग से दूर रखा जाए। अमेरिका को डर है कि हमास और इजराइल की जंग के बहाने ईरान दूसरे अरब मुल्कों को भड़काकर इजराइल के खिलाफ कई फ्रंट खोलने की कोशिश कर सकता है। इन देशों पर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और हाईली ट्रेन्ड मरीन सोल्जर्स को भेजा है। गाजा के खिलाफ फाइनल असॉल्ट करने के लिए इजराइल पूरी तरह तैयार है। अमेरिका से मदद पहुंच रही है। हमास ने जिस तरह की हैवानियत की, जिस तरह बेगुनाह लोगों का कत्ल किया, उसकी निंदा पूरी दुनिया में हो रही है। इसलिए हमास के रुख में आज थोड़ा बदलाव आया। हमास ने आज एक वीडियो रिलीज करके ये दिखाने की कोशिश की कि उसने 7 अक्टूबर के हमले के वक्त जिन लोगों को किडनैप किया था वो सुरक्षित हैं। हमास घायलों का इलाज करवा रहा है, उन्हें दवा दी जा रही है। हमास की तरफ से जारी एक वीडियो में एक इजरायली लड़की दिखाई दे रही है जिसका इलाज हो रहा है। पता ही चला कि वीडियो में दिख रही इस इजरायली लड़की का नाम मिया सैम है। ये लड़की हमास के कासिम ब्रिगेड के कब्जे में है, लेकिन इसकी लोकेशन क्या है ये किसी को नहीं मालूम। वीडियो में मिया सैम कह रही हैं कि उन्हें जल्द से जल्द उनके परिवार के पास पहुंचा दिया जाए। मेरा नाम मिया सैम है। मेरी उम्र 21 साल है और मैं शोहम शहर की रहने वाली हूँ। फिलहाल मैं गाजा में हूँ। शनिवार सुबह 7 अक्टूबर को मैं एक पार्टी से घर लौट रही थी, तभी शेड्रोड शहर में घायल हो गई। मेरे हाथ में काफी चोट लगी थी। ये लोग मुझे गाजा लाए, मेरा इलाज कराया। 3 घंटे तक ऑपरेशन चला। अब मैं काफी हद तक ठीक हूँ। ये लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं, दवाइयाँ और दूसरी चीजें दे रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मुझे मेरे घर पहुँचा दिया जाए। मैं अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ, अपने भाई बहनों के पास जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे जल्दी घर पहुँचा दीजिए। बेटी का वीडियो सामने आया तो मिया सैम की मां सामने आई। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी वही बोल रही है जो हमास के आतंकवादियों ने उससे बोलने के लिए कहा होगा। लेकिन सच तो यही है कि वो बहुत डरी हुई है। उसका चेहरा हमास का खौफ दिखाने के लिए काफी है। She looks very terrified. वो बहुत डरी हुई लग रही थी। वो बहुत दर्द में दिख रही थी। उसे देखने से साफ पता लग रहा था कि वो वही बोल रही है जो उन्होंने उसे बोलने को कहा है। वो घायल है, उसे इलाज की जरूरत है। हमास की तरफ से जारी इस वीडियो पर आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स का जवाब भी आया। आईडीएफ ने कहा वो 7 अक्टूबर से ही मिया के घर वालों के कांटेक्ट में है और उसे छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आईडीएफ के मुताबिक इस वीडियो को जारी करके हमास ये दिखाना चाहता है कि वो हॉस्टेजेस को अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है, उनका ध्यान रख रहा है। लेकिन हमास को ये समझ जाना चाहिए कि सारी दुनिया ने हमास की क्रूरता देखी है। हमास एक ऐसा आतंकी संगठन है जिसने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या की है, उन्हें किडनैप किया है। हमास कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसे दरिंदगी की सजा जरूर मिलेगी। इजराइल हमास का नामो निशान मिटा कर रहेगा। इस मुद्दे पर आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी बोले। मैक्रों ने कहा कि मिलिट्री पर्पस के लिए सिविलियंस को हॉस्टेज बनाना बेहद घटिया काम है, घिनौना काम है। फ्रांस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि हमास की कैद से बेगुनाह लोगों को जल्द से जल्द रिहा करा जाए। गाजा में जिन लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है उनकी रिहाई के लिए फ्रांस अपने संसाधन मोबिलाइज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसे लेकर हम इजराइल के संपर्क में भी हैं और कुछ ऐसे लोगों और संगठनों से भी बात कर रहे हैं
जो हमास से बात कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर बंधकों की रिहाई हो। फ्रांस हमेशा से ये मानता है कि सैनिक मकसद के लिए आम लोगों को बंधक बनाना बेहद घिनौना और निंदनीय काम है। बंधकों की सुरक्षा के मद्देनजर मैं अभी इस बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं मियां सेम के परिवार और हर बंधक के परिवार से ये कहना चाहता हूं कि उनकी रिहाई के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमास के खूनी हमले के बाद शुरू हुई जंग में अब तक 4,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 1855 इजरायली हैं, 33 अमेरिकी हैं। गाजा में 2,800 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर चिंता है कि हमास की हैवानियत की कीमत बेगुनाह फिलिस्तीनियों को चुकानी पड़ रही है। इसलिए सबकी कोशिश है ये जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो, लेकिन ईरान इजराइल के एक्शन को मुसलमानों पर हमला बताकर इसे जंग भड़काने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने मुस्लिम देशों के लोगों से हमास के पक्ष में जंग करने की अपील की है। पता लगा कि ईरान ने पाकिस्तान के लोगों से कहा अगर वो हमास के लिए जंग लड़ने को तैयार होंगे तो उन्हें हर दिन 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ईरान का यह रुख पूरी दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है और चिंता की बात यह कि हमारे देश में भी कुछ मौलाना इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये मौलाना और कैसी जहरीली तकरीरें कर रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा एक ब्रेक के बाद। पूरी दुनिया के सामने इस बात के सबूत पेश किए गए हैं कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में हमला करके बच्चों की हत्या कर दी थी, लोगों के हाथ पैर बांधकर उन्हें जिंदा जला दिया। हमास की दहशतगर्दों ने इस हैवानियत की वीडियो बनाए, पूरी दुनिया को दिखाए। इसके बाद भी हमारे देश के कुछ मौलाना हमास की हिमायत कर रहे हैं, हमास को फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने एक तकरीर में कहा कि आज़ादी के लिए लड़ने वालों को अंग्रेज भी आतंकवादी कहते थे और उस वक्त अंग्रेजों का साथ देने वाले आज हमास के लड़ाकों को दहशतगर्द बता रहे हैं। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि पूरी दुनिया में हमास के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, इसलिए इस वक्त मुसलमानों को हमास के पक्ष में खड़े हो जाना चाहिए। भारत में अंग्रेजों के खिलाफ जब राष्ट्रपिता बापू अंग्रेजों से भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे, साथ में नागपुर का कोई बाबा नहीं था, हाफ पाइंट वाला कोई चड्डी छाप नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाला नबी के इल्म का वारिस अल्लामा फजल हक खैराबादी था। भारत की आजादी की बात करने वाले आतंकवादी हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले दहशतगर्द हैं, भारत की आजादी की बात करने वाले टेररिस्ट हैं। भून दो इनको गोलियों से, भून दो इनको गोलियों से। वो इसलिए कि वो अपने भारत की आजादी की जंग लड़ रहे थे। उस वक्त विक्टोरिया के गुंडों ने कहा था कि ये टेररिस्ट और दहशतगर्द हैं। ये किसने कहा था? अंग्रेजों ने कहा था। और जिन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की चक्की धोया, टुकड़े पर पले और हिंदुस्तान के जंगे आजादी के मुजाहिदों का कत्लेआम कराया, वो हरामखोर आजादी की जंग लड़ने वाली औलादों को आज दहशतगर्द कहते। अदालतें चुप, जिन्हें वोट देकर तुमने सत्ता में डाला बे वो भी चुप। बता कौन लीडर किस पार्टी का लीडर तेरी औलादों की हिमायत में खड़ा हुआ, बता। जिन मौलाना गुलाम रसूल बलियावी की आप बात सुन रहे थे, ये कोई आम मौलाना नहीं है, बड़े लीडर हैं। नीतीश कुमार ने इन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया था। अब नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि वो मौलाना रसूल बलियावी की तकरीरों को सपोर्ट करते हैं या नहीं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में फिलिस्तीन पर इजराइल के हमले का जिक्र किया, लेकिन हमास के हमले पर कुछ नहीं कहा।
इसको लेकर अब कांग्रेस में नाराजगी दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा, कांग्रेस के इस रुख पर उन्हें हैरानी है। कांग्रेस के ही कुछ लोग कांग्रेस के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा कि मोदी विरोध के चक्कर में इंसानियत को भूल जाएं, आतंकवादियों को सपोर्ट किया जाए, ये ठीक नहीं है। देखिए, ये सवाल हमास और इजराइल का नहीं है। सवाल है कि हमारे देश की राजनीति जा कहाँ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ सारे देश के राजनेताओं से कि देश बड़ा है या जातियां बड़ी हैं, देश बड़ा है या धर्म बड़ा है, देश बड़ा है या राजनीति बड़ी है, देश बड़ा है या सत्ता बड़ी है। तो अगर हम थोड़ी देर को सोचें कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी दल के होते हैं, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बन जाता है तो देश का प्रधानमंत्री होता है, सरकार देश की होती है। तो जब देश ने फैसला किया इंटरनेशनल इश्यूज पे, या जब देश की सरकार ये फैसला करती है कि हमारा देश इस रास्ते चलेगा, तो फिर उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो विरोध किसी नेता का नहीं है, वो विरोध किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक पार्टी का नहीं है, वो देश का विरोध है। देश की जनता को ये अच्छा नहीं लगता। हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसने इजराइल पे हमला किया, उसको कंडेम करना चाहिए। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। ये बात सही है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि दुनिया में आतंकवाद कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसीलिए जब कांग्रेस ने हमास के हमले की निंदा नहीं की तो मुझे खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस अभी भी पुराने जमाने में जी रही है, वो वक्त के साथ बदलने को तैयार नहीं है। आज वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है, डिप्लोमेसी बदल चुकी है। आज इजराइल की स्थिति पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया, इसके बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया और समलैंगिक लोगों को बच्चा गोद लेने का हक देने से भी इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है। स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी बदलाव सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, कोर्ट नहीं कर सकता। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या करके उसे लागू करा सकता है। समलैंगिक शादी की पैरवी के लिए कोर्ट में 21 पिटीशन दी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इन पर सुनवाई की और सभी जज इस बात पर सहमत थे कि वो सेम सेक्स के लोगों को शादी की मंजूरी नहीं दे सकते, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करना पार्लियामेंट का काम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने समलैंगिक लोगों को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया। हालांकि कोर्ट ने यह जरूर कहा कि समलैंगिक लोगों को समाज में सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको कोई परेशान न करे, ये केंद्र और राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि समलैंगिक लोगों के अधिकार के लिए केंद्र सरकार एक कमेटी बनाए जो इनके अधिकारों से जुड़े तमाम मामलों पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला संवैधानिक व्यवस्था है और सामाजिक मान्यताओं के लिहाज से बहुत अच्छा है। हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता का ध्यान भी रखा गया है, इसलिए इसका स्वागत होना चाहिए। आज की बात में इतना ही, लेकिन इजराइल और हमास की युद्ध के बीच कई देशों के बड़े लीडर्स इजराइल पहुंच रहे हैं। क्या इससे दुनिया के कूटनीतिक समीकरण बदल जाएंगे?